सो गुड इवनिंग ऑल पेरेंट्स एंड सबसे पहले मैं वी कनेक्ट की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और सच अ नाइस इनिशिएटिव। आप लोगों का जो काम है जो आप कर रहे हो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कुछ लेवल्स के सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है। आप बहुत अभी मैंने जूली मैम के मुंह से सुना आपके इतने सारे स्तंभ है, पिलर्स है अबाउट ऑल दिस एक्टिविटीज जो आप लोग करते हो, रियली कमेंडेबल। सो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट्स में ये सब चीजें होती रहती है। और मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा क्योंकि आई थिंक मैं सब लोगों को रीच कर पाऊंगा। इफ आई ओनली टॉक इन इंग्लिश तो फिर शायद जो हिंदी समझते हैं वो नहीं उसको समझ पाएंगे। सो सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वी कनेक्ट का, और जहाँ पर आज मुझे इनवाइट किया है उनके एजुकेशन सीरीज में। और जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है नाम तो बहुत बड़ा है, एकेडमिक प्री रेक्विजिट्स, लेकिन मैं उसको सिंपल वर्ड्स में आपके सामने पुटअप करूंगा कि पढ़ाई बच्चा करता है, लेकिन पढ़ाई से पहले हमें क्या क्या चीजें बच्चा पढ़ने के लिए बैठे या स्कूल में जब हम उसको एडमिट करें उसके पहले क्या तैयारी होनी चाहिए बच्चों की, तो बच्चा जो है वो बखूबी से अपने एकेडमिक्स में सक्सेसफुल हो सकता है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठिए, बिकॉज मैं एक्चुअली विजिबल होकर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने कोई भी पेन और मैंने पीपीटी नहीं ली है बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू सी ऑल ऑफ यू एंड टॉक टू यू। सो मैं जो भी बोलूंगा, जहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। सो बिफोर आई मीन एनी फर्दर डिलेज हम लोग ये शुरू करते हैं। सो मैं शुरू करूंगा विथ एक टर्म है जिसका नाम है रेडीनेस और मैच्योरेशन, राइट। तो ये जो ग्रुप है वहां पर हर कोई बच्चे को कान से सुनने की कुछ तकलीफ है, बट थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां पर हम लोग कहते हैं कि बहुत ही होप हमें हर जगह दिखता है। सो इट्स ऑलवेज वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है हम। तो जिसके लिए हमने कॉक्लियर इम्प्लांट्स और क्या क्या टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमने हियरिंग पॉसिबल कर दिया है, राइट। सो सबसे पहला हम बात करेंगे अबाउट रेडीनेस एंड मैच्योरेशन, राइट। जब ओके मैं उसके पहले ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये टॉपिक क्यों, ये टॉपिक इसके लिए एकेडमिक प्री रेक्विजिट्स, क्योंकि हम एज पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मेरा बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग जब एकेडमिक्स की बात करते हैं तब हम सिर्फ यही तीन चीज की बात करेंगे, जहां पर इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीडिंग आएगा, राइटिंग आएगा। इसके अलावा हम ये नहीं देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा ये चारों चीज के लिए तैयार है कि नहीं। और ये तैयारी के लिए स्कूल में जब बच्चा जाता है और फिर उसको जो जो डिफिकल्टीज आती है, तब उसको डिफिकल्टीज आने लगती है कि अरे मुझे तो ये नहीं आता है। फिर पेरेंट यहाँ जाएगा थेरेपी के लिए, वहां जाएगा थेरेपी के लिए। तो माइट एज वेल अगर आपको पहले से इसकी जानकारी होती है तो आप इसको आपके डे बाय डे रूटीन में डालकर आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो और आप डेफिनेटली थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। सो जब हम कहते हैं रेडीनेस और मैच्योरेशन, तो जब तक आप लिख सकते हो, जब तक अपना बॉडी, जब तक अपना ब्रेन मेच्योर नहीं होगा, राइट, तब तक हम लोग कोई भी चीज के लिए रेडी नहीं हो सकते। और मैच्योरेशन जो है वो हम कितनी भी कोशिश करें हम नहीं ला पाएंगे। वो जो होगा वो नेचुरली बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल होगा। तो इसके लिए कहते हैं कि हमेशा समय से पहले भागो मत। क्योंकि मैं आज काफी बार देखता हूँ मेरे प्रैक्टिस में कुछ पेरेंट्स आते हैं, 1-1.5 साल के बच्चे को वो लोग एबीसीडी पढ़ाने के पीछे रहते हैं। एंड देन व्हेन वी से कि बच्चे को पहले बोलने तो दो, बच्चे को पहले एनिमल्स के नाम और व्हीकल्स के नाम तो जानने दो, एबीसीडी तो बाद में आ जाएगा, राइट। 6 महीने का बच्चा एक माइलस्टोन होता है, मतलब कि बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे उठता बैठता चलता बोलता है। अगर हम 2 महीने से ही बच्चे को बिठाना शुरू कर देंगे तो बच्चा नहीं बैठेगा, उसको उसका डैमेज हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसके स्पाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। जब धीरे धीरे बॉडी मेच्योर होगा तब जाकर वो 6 महीने की उम्र में
बैठने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आई एम कनेक्टिंग टू अपना पॉइंट, अपने बच्चे को जो हियरिंग डिफिकल्टीज है, राइट, तो जब हम स्कूल्स में जाते हैं तब हम काफी बार रियलाइज करते हैं कि बच्चा जो है वो टीचर के बहुत ही बाजू में आके सुनने की ट्राई करेगा, बच्चे को ऊंची आवाज में जब टीचर बोलेगी तब उसको सुनाई देगा, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो उसको हियरिंग की कुछ समस्या है, और ये समस्या के कारण वो रीडिंग और राइटिंग के लिए तैयार नहीं है। सो उसके लिए सबसे पेरेंट्स का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके दिखाए। आई एम श्योर ये पूरा जो क्राउड है वो ये प्रोसेस से गुजर चुका है, लेकिन जब वो चीजों के लिए तैयार हो जाए, जब कॉक्लियर इम्प्लांट्स हो जाए या कोई भी दूसरे डिवाइसेस के लिए वो तैयार हो जाए, तब जाकर वो एक रीडिंग राइटिंग रेडीनेस के लिए अपनी तैयारी दिखाता है। सो दैट्स वन। नंबर 2, प्लीज मेक अ नोट, चैट विंडोज ओपन है, आप आपके आंसर्स लिख सकते हो जो मैं आपको सवाल पूछता हूँ। दूसरी चीज है आईक्यू, राइट। आईक्यू मतलब के बुद्धिमत्ता, और कोई मुझे कहेगा कि बुद्धिमत्ता के कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितना बुद्धिमत्ता अपना होना चाहिए। कैन एनीबडी ट्राई? आप कोशिश कर सकते हो। जैसे बॉडी में 12 से 16 पॉइंट खून होना चाहिए, वैसे अपने दिमाग में बुद्धिमत्ता कितनी होनी चाहिए? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट, ओके ओके 6, ओके 7, किसी ने, रवि ने 7 कहा है। 7 लिखा है, ओके। सो आप लिख सकते हो। मैं आपको इसके लिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक मोटर एक्टिविटी है, मसल एक्टिविटी है, राइट। आप अभी चलो मेरे साथ एक एक्टिविटी करो, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज। कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सामने जो बुक और पेन है वहां पर जो जो चीजें मैं बोलता हूँ वो लिखने की कोशिश करेंगे आंख बंद करके, ओके। सो मैं ABCD बोलूंगा, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। चलो आप लिखो B फॉर बॉल, सिर्फ लिखो B आंख बंद करके, फिर लिखो O फॉर ऑरेंज, फिर लिखो T फॉर टाइगर, और लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर लिखो S फॉर शुगर, S। अब आंखें खोल के देखिए कि भले वो लाइन ऊपर नीचे हुई होगी तो चलेगा, लेकिन आपका जो फॉर्मेशन है O का, S का, B का, T का, वो फॉर्मेशन सही आया है। और ये जो चीज है वो अपना मसल मेमोरी काम करती है। सो बच्चे का बच्चा जो भी लर्न करता है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करता है। सो माय डियर पेरेंट्स, आप आपके बच्चे को ये बोल सकते हो, ये एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि देखो मुझे अपने ब्रेन को अगर फ्री कर देना है तो मैं मेरे मसल को तैयार करूंगा, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। हाँ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो IQ पॉइंट्स है, किसी ने अच्छी कोशिश की है 70 पॉइंट्स, लेकिन द राइट आंसर इज बिटवीन 90 to 109 पॉइंट, 90 से लेकर 109 पॉइंट आपका बुद्धिमत्ता होना चाहिए। दैट्स वन। जब आप लोग IQ टेस्ट कराते हो तो आपको रिपोर्ट में वो पॉइंट समझ आने चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा ये 90 क्या है, 70 क्या है। सो 90 to 109 पॉइंट्स, दैट्स वन। नंबर 2, IQ के 2 पार्ट्स होते हैं। अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं, चलो अभी एक गेम खेलते हैं, आप लोग टाइप करोगे, एक डजन में कितने केले होते हैं, फटाफट लिखो, टाइप करो। अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो 12, ओके। आंसर्स आए, काफी लोगों ने 12 बोला है। 12, ओके। फिर हमें कौन से एनिमल्स मिल्क देते हैं? विच एनिमल गिव्स अस मिल्क? काउ, ओके परफेक्ट। काउ, गोट, बफेलो, वेरी गुड, ओके। ये काउ, कैमल, गोट, लवली लवली। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में थंब बोलेंगे, यस, और हिंदी में अंगूठा बोलेंगे, राइट। तो ये, हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। लवली, 1000। सो मैंने देखा किसी के वीडियोस ऑन है, कोई फटाफट लिख रहा है, टाइप कर रहा है, किसी को भी ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि ये जो चीज है वो हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के साथ साथ लर्न कर ली। सो पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ आप इसको नोट डाउन करो। IQ के 2 पार्ट होते हैं, एक मेमोरी, जो मैंने अभी आपका चेक किया, ओके, तो हम फटाफट चीजें याद रख सकते हैं, लेकिन दूसरा है लॉजिक। लॉजिक है मतलब कि तर्क शक्ति, ओके। सो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छे से याद रहता होगा, और कुछ बच्चे जो होंगे तो उनको अच्छे से रट्टाबाजी हो सकती है, लेकिन जब एग्जाम में अगर कुछ भी अंदर का पूछते हैं तो उनको लगता है ये तो घुमा फिरा के पूछा, या ये तो बाहर का पूछा है।
ओके, सो डियर पेरेंट्स, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आज के सेशन के बाद आपको मेमोरी जो है वो तो जाननी ही है बच्चे की कितनी है, लेकिन साथ साथ आपको आपके बच्चे का तर्क शक्ति मतलब कि लॉजिक इंप्रूव करना है। लॉजिक कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्कूल में जाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, टीचर जो स्कूल में बात करती है, हम जो पढ़ाई करते हैं, क्या वो हमें समझ आता है कि नहीं आता है, क्या हमें याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। सो दैट इज मेमोरी। ओके, तीसरी एक खास चीज हमेशा पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, काफी बार जो बच्चे को सुनने में तकलीफ होती है, वो बच्चे के ऊपर टीचर क्लास में ऐसे बोलती है, अरे ये बहुत हाइपर है। ओके, या हम लोग मेडिकली उसको टर्म को बोलेंगे ADHD। आप लिख सकते हो ADHD, मतलब कि वो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हाइपर एक्टिव शायद बच्चा सही में ना हो, क्योंकि हम अपनी दुनिया जो है वो आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं और शरीर से अपनी स्किन से टच करते हैं। उसमें से एक जो चीज है अपना श्रवण मतलब कि सुनना, अगर वो कम हो रहा है मतलब बच्चा जो है वो थोड़ा चंचल हो जाएगा, वो टीचर के बाजू में जाएगा और उसके बाजू में सुनेगा, वो बाजू वाले को डिस्टर्ब करेगा। ओके, वो टीचर क्लास में लिखती होगी तो वो बाजू में जाके देखेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो है वो चंचल है या हाइपर एक्टिव है, वो इसके लिए शायद हो सकता है क्योंकि बच्चे को हियरिंग का, सुनने का प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं टाइम अगेन, आई एम श्योर सीरीज में आपको ये कहते ही होंगे कि बार बार आप बच्चे का सुनना, हियरिंग चेक कराते चलो। दूसरी बहुत चीज पेरेंट्स को खास में ध्यान रखनी है कि इसके साथ साथ आप हर 6 महीने आंखों के चश्मा चेक कराओ, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चे को आंख के नंबर, अभी तो पूरा स्टडीज ऑनलाइन है तो अभी तो आपको 6-6 महीने में कराना ही चाहिए, क्योंकि काफी बार बच्चे को जब दिखता नहीं है तब वो बाजू में देखेगा, आगे देखने की ट्राई करेगा, बोर्ड के एकदम करीब जाने की ट्राई करेगा, तो ये बच्चा, टीचर उसको बोलेगी आपका बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है। तीसरी चीज, हम लोगों ने कॉक्लियर इम्प्लांट कर लिया है, हम लोगों ने कान में मशीन डाल दिए है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको ठीक से उसका मैपिंग नहीं किया है। राइट, मतलब कि कितना सुनना चाहिए, कितनी आवाज फिल्टर होती है, कितनी नहीं होती है, क्या कितनी तेजी से हमको सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, वो मैपिंग में आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर अगर आप मैपिंग करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रहा है और जिसके कारण बच्चा चंचल शायद नहीं हो रहा है और वो एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ऑलराइट, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने कान के 3 हिस्से होते हैं। ओके, तो आपने ये सुना होगा, सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, कान का पर्दा। कान के पर्दे के अंदर काफी बार इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। कान के अंदर पस हो जाता है, काफी बार वैक्स जमा हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा 6-6 महीने में डॉक्टर से मिलके अपना कान भी चेक कराते चलो, क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण भी थोड़े टाइम के लिए आपको टेम्पररी हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन आ सकती है। ऑलराइट, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है आज के लिए, आंख चेक करना, कान चेक करना, अपने मशीन और कॉक्लियर इम्प्लांट्स जो आपने किए उसका मैपिंग कराना। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स मतलब के कोई देख के लर्न करेगा, कोई सुन के लर्न करेगा, कोई टच करके लर्न करेगा। राइट, तो आप लिख सकते हो VAK। VAK मतलब कि विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। तो सबसे पहले आप ये चेक करो आपका बच्चा किस तरीके का लर्नर है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ने में सक्सेसफुल रहे तो आपको चेक करना है कि आपका बच्चा जो है वो शायद देखकर सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकता है, उसको घूम के, उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको ट्राई करके इंफॉर्मेशन लर्न करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो एक जगह पे नहीं बैठता है और उसका लर्निंग स्टाइल ऐसा है कि वो जब तक खुद ट्राई नहीं करेगा, खुद कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो लर्न नहीं करेगा, तो ऐसे बच्चे को हम हाइपर एक्टिव नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बच्चे को हम ऐसा बोलेंगे कि उसका काइनेस्थेटिक लर्निंग फॉर्म है, मतलब कि करके लर्न कर लो, लर्निंग बाय डूइंग। आजकल उसको इंग्लिश में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि आप पहले उस एक्टिविटी का अनुभव करो और उसके बाद आप लर्न करो। राइट, तो पेरेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक करो आपका बच्चा देख के लर्न कर सकता है,
सुन के लर्न कर सकता है जितना भी उसके पास कैपेसिटी है, या वो टच करके या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर लर्न कर सकता है। बिफोर आप उसको पुश करो, तू पढ़, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर एक बच्चे को रट्टाबाजी नहीं पॉसिबल है तो आप उसको यूट्यूब के वीडियोस दिखाओ, आप उसके साथ डायग्राम में उसको पढ़ाओ, तब उसके अंदर ये सब चीजें डेवलप होने लगेगी, क्योंकि वो बच्चा विजुअल लर्नर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोलूंगा ये आज के टॉक का हीरो है, और वो है कंसंट्रेशन। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन मेरे बच्चे का नहीं है। तो आप सबसे मैं ये पूछता हूँ कि कंसंट्रेशन कितने मिनट होना चाहिए? 15 minutes. लवली, बैंग ऑन, परफेक्ट। सो कंसंट्रेशन जो है वो 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। तो बच्चे को फोर्स मत करो कि बच्चा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे पढ़े। तो फिर मुझे वी कनेक्ट वाले को बोलना पड़ेगा कि आप 4-4 घंटे के लेक्चर्स रखो और पेरेंट को बैठ के उसको लर्न करना है और फिर टेस्ट भी लेनी, right? So 15 to 20 minutes of attention span, concentration is very normal. उसके बाद अगर आपका बच्चा इधर उधर दिखता है तो टेंशन और स्ट्रेस मत लो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है एकेडमिक सक्सेस के लिए कि उसका कंसंट्रेशन होना जरूरी है। अभी कंसंट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, देखो बच्चे की नींद अच्छे से हो रही है। दूसरा, ये देखो बच्चे का पेट साफ आता है कि नहीं। तीसरा, कि बच्चा ज्यादा मीठा खाना तो नहीं खाता है। अगर बच्चा ज्यादा बिस्किट खाता है, मैदे वाली चीजें खाता है, टमाटो केचप खाता है, बाहर के फूड पैकेट्स खाता है, जंक फूड बहुत ज्यादा खाता है, तो ऐसा शायद हो सकता है कि आपके बच्चे को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ सकता है। आपका बच्चा क्या बहुत कार्टून्स देखता है? अगर हाँ, तो आपको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो ज्यादा जैम खाता है, ज्यादा मीठा खाना खाता है, घर का नहीं बाहर का। तो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का ये घरेलू नुस्खा है। नंबर 2, घर में जो अपना कपूर होता है, जो भगवान को कपूर चढ़ाते हैं, कैम्फर, वो कैम्फर जो है वो आप उसकी टिकिया जला दो, वो इलेक्ट्रिक पॉड में, या तो जो हम भगवान को धुआं करते हैं, तो वो धुएं के कारण बच्चा वो जो कैम्फर ब्रीथ करेगा तो उसके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। लेकिन 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 आपको ये देखना है कि जो बच्चे को कोई भी काइंड ऑफ एलर्जीज है, जैसे वो कैम्फर के कारण उसको छींके आने शुरू हो जाती है या कोई एलर्जी है, तो आप ऐसा प्रयोग घर पे मत करो। ओके, ये ट्रायल एंड टेस्टेड चीजें हैं कंसंट्रेशन को लेकर, राइट? तो कंसंट्रेशन स्पैन 15 to 20 मिनट्स का होना चाहिए, ये आज का आपका टेक अवे है। ऑलराइट, तीसरी चीज, सॉरी नेक्स्ट चीज इज बाइलैटरल कोऑर्डिनेशन। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पढ़ाई को लेकर। क्या बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने दोनों हाथ या दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी को वो यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जब एक हाथ से लिखता है तो दूसरे हाथ से उसको इरेजर से रब करना पड़ता है। टीचर एक जगह से बोलती है तो बच्चा उसको सुनेगा और दूसरे हाथ से वो किताब निकाल रहा है। मतलब कि दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी अच्छे से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए आपका वीडियो ऑन कर दो प्लीज। हाँ, सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। ओके, सो अभी मैं जो एक्शन करता हूँ आप सेम टू सेम मेरे साथ ऐसी एक्शन करोगे। ओके, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, ओके, अभी ओके, अभी ओके, लवली, अभी ओके, लवली, फाइन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सी चीजें जहां पर दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी यूज की, और दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी जब यूज किया तब मेरे दोनों ब्रेन अच्छे से एक्टिवली चल रहे हैं और वो दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन सही हो रहा है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। सॉरी, मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गया, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने जब आईक्यू की बात की, आईक्यू, सो ये पूरा ग्रुप जो है उनके
हर सब पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो बच्चे को सुनने की समस्या है। प्लीज एंश्योर, खास ध्यान दीजिए कि आप आपके बच्चे का आईक्यू टेस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ, आपने कॉक्लियर कराया, आपने थेरेपीज कराई, उसके बाद बच्चों के आईक्यू के अंदर इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। और ये जो आईक्यू है वो हमें बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करेगा। एक कि क्या मेरा जो आईक्यू है वो मुझे स्कूल में रेगुलर स्टडीज के साथ हेल्प करेगा कि नहीं। दूसरा, क्या मेरे बच्चे को एक स्पेशल स्कूल की जरूरत है जहां पर उसको अलग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा और मेरे बच्चे का रीडिंग राइटिंग अच्छा होगा। और तीसरा, कि क्या एक आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, NIOS बोर्ड होता है। NIOS मतलब के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो क्या मेरे बच्चे को NIOS स्कूल की जरूरत है कि नहीं है। तो आईक्यू टेस्ट कराने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। अगर उसको कोई भी सेंसरी मोडालिटीज का प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कि उसका आंख बराबर होता या उसका कान में अगर सब बराबर होता, तो मैं आपको नहीं बोलता। लेकिन ये एक आप कराओगे तो आपके फायदे के लिए रहेगा और आपको लगेगा कि आप जो टाइम और पैसा डाल रहे हो बिहाइंड थेरेपीज एंड ऑल, वो कितना सही जा रहा है। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए आप आपके बच्चों के साथ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किधर बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। घर पे आप उनके साथ बहुत सारी चीजें खेलो। ओके, सो इम्पोर्टेंट टेक अवे। ओके, कितनी बार आईक्यू टेस्ट करवाना चाहिए? सॉरी, ये उसको पर्टिनेंट क्वेश्चन है तो अभी मैं आंसर कर रहा हूँ। आईक्यू टेस्ट जो है वो हमें 2 साल में एक बार कराना चाहिए। आईक्यू टेस्ट की बेस्ट एज होगी 10 साल के बाद। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको बोलूंगा 3 साल से 10 साल के बीच अगर हम लोग आईक्यू टेस्ट करेंगे ना, तो हम लोग एकदम फ्री हो जाएंगे। वाह, मेरे बच्चे को तो सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि 3 to 10 इयर्स के क्वेश्चंस काफी आसान जाएंगे। उसके बाद बच्चा जब फॉर्मल स्कूलिंग अटेंड करेगा, जब उसने चौथी में वो आ जाएगा, 4th स्टैंडर्ड में, तब जाकर हमें अच्छे स्कोर्स मिलेंगे 10 से 12 की एज में कि आपके बच्चे का आईक्यू स्कोर्स क्या है। वही स्टेज पे आप स्कूल को चेंज करने का भी डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको बोर्ड चेंज करना है, आपको स्कूल्स चेंज करनी है, तो उस टाइम पर आप आईक्यू कराओ। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो बायोलैटरल कोऑर्डिनेशन में आप बच्चों के साथ घर पे ढेर सारी एक्टिविटीज करो, बच्चे को घर के काम में इन्वॉल्व करो। रादर देन आप उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराते हो, उनको बोलो तू तेरी चद्दर फोल्ड कर, उनको बोलो तू चद्दर रख के तू तू तेरा पिलो लेके आ जा। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग 1 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन, 3 इंस्ट्रक्शन। आप एक एक, दो दो, तीन तीन इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। तो बच्चे का ऑटोमेटिकली यहीं पर कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गया और बच्चा जो है वो अपना मिड लाइन क्रॉस करेगा। मिड लाइन क्रॉस करेगा मतलब कि एक साइड ऑफ द बॉडी इस तरफ जाएगा, दूसरे साइड ऑफ द बॉडी दूसरी तरफ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपने ब्रेन को जागृत करने की। ओके, सो हम लोग अभी एक मिड लाइन एक्टिविटी करेंगे। सब लोग वीडियोस ऑन करो प्लीज। सॉरी, अपना अंगूठा जो है वो सामने लाइए और हवा में आप लोग स्लीपिंग 8 बनाइए। हवा में स्लीपिंग 8। अंगूठे को देखते रहिए। हम लोग ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके फायदे क्या है? जब हम जिम जाते हैं तो जिम के पहले कुछ वार्म अप एक्टिविटीज होती है। तो पेरेंट्स आप इसको नोट कर सकते हो कि पढ़ने से पहले बच्चे को आधा ग्लास पानी का दे दो। क्यों पानी? क्योंकि पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम पानी पीते हैं तो अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल फायरिंग्स होते हैं वो एकदम तेज हो जाएंगे, अपना आलस वालस सब उड़ जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये हवा में 8 बनाने का एक्सरसाइज करोगे तो बच्चे का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों जागृत हो जाएंगे और फिर बच्चे ने चौका मारा। ओके, नाउ सो घर पे पत्ते खेलना। जब हम पत्ते खेलते हैं तब हम लोग दोनों हाथ से, एक हाथ से कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, दूसरे हाथ से कार्ड्स को पकड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, एक हाथ से बॉटल पकड़ी, दूसरे हाथ से उसको ढक्कन लगाया, ये जो चीज है वो बच्चे के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा।
ओके, क्रिकेट भी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो आपका बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने दो। 90 मिनट्स ऑफ प्ले टाइम इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि वो जो चीज होगी जहां पर आपने इतने प्यार से घी वी डाल के बच्चे के अंदर कैल्शियम डाला है, दूध पिला के कैल्शियम डाला है, वो कैल्शियम एसिमिलेट तब होगा जब बच्चे के बोन्स पे प्रेशर आएगा 90 मिनट खेल कर। ओके, बिकॉज प्ले बिल्ड्स IQ, और अपने बच्चे को तो उसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि सोशल डेवलपमेंट उसके कारण होता है। और जब वो वहां पर कॉन्फिडेंट हो जाएगा तब एकेडमिक्स के प्रेशर को वो इजीली ले पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अबाउट आई हैंड कोऑर्डिनेशन। टॉपिक्स इतने बड़े बड़े हैं, मैं चाहूँ तो एक टॉपिक पर 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको आज मेन पॉइंट दे रहा हूँ क्योंकि हम फ्यूचर में मिलते रहेंगे। आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि आई मसल्स एंड हैंड मसल्स साथ साथ जाना। तो क्लासरूम की एक्टिविटी क्या है आई हैंड कोऑर्डिनेशन की? इज कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड। सो माय डियर पेरेंट्स, आप रोज बच्चे को बोर्ड पर से कॉपी कराओ और लिखो। 1 मिनट के अंदर आपका बच्चा 12 से 20 वर्ड्स कॉपी करने की क्षमता रखना चाहिए। ओके, अगर उसको पीटना मत, उनको टाइम देना, उसको सैंड टाइमर देना। सैंड टाइमर से बच्चे को बोलो अभी 8 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, ऐसे कर करके उसकी स्पीड बढ़ाओ। बहुत और एक इम्पोर्टेंट बात, आप देखो कि आपका बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ता है। अगर वो पेंसिल जो है वो एकदम नोक के बाजू में पकड़ता है, बहुत बाजू में, उसका ये मतलब है कि आपके बच्चे के शोल्डर्स वीक है। ओके, तो चेक करो, जब मेरा बच्चा छोटा था तब वो घुटने के बल चला था? अगर नहीं चला था तो आप उसके साथ हो सके उतनी शोल्डर वाली एक्टिविटीज कराओ। और शोल्डर वाली एक्टिविटी क्या हो सकती है? स्विमिंग, क्रिकेट, ज्यादा से ज्यादा बाहर के स्पोर्ट्स। वॉशिंग मशीन अगर आपके घर में है तो आप कपड़े से भरी हुई बाल्टी को खींच के लाओ और बच्चे को बोलो एक एक कपड़ा मशीन में डाले, तो उसके शोल्डर को एक्टिविटीज मिलेगी। सिंपल सा घरेलू नुस्खा। और फिर बच्चे का राइटिंग का स्पीड देखना, बच्चा जो है उसका राइटिंग का स्पीड बढ़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर 12 से 20 वर्ड्स बच्चा कॉपी करना चाहिए। और एज, कौन सा बच्चा कॉपी करना चाहिए? 2nd स्टैंडर्ड एंड अबाव, 12 to 20 वर्ड्स। तो अगर आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है और अगर वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 10 वर्ड्स कॉपी कर सकता है, विच मीन्स दैट उसकी स्पीड में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। ऑलराइट, हाँ, तो हो सके उतनी घर पर ऐसी एक्टिविटीज करो जहां पर उसके आई मसल्स एंड हैंड मसल्स साथ साथ चले। ओके, नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब के मेरा देखने का नजरिया, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन ब्रेन में हम लोग अलग अलग टाइप के, अपनी अपने पास 5 सेंसेस है और 5 परसेप्शंस है। सो अभी हम लोग स्पेशली 2 परसेप्शन की बात करेंगे और उसमें से भी मैं क्विकली उसको टचअप करूंगा। एक है ऑडिटरी परसेप्शन, मतलब कि सुन के समझ के आपका बच्चा जो है वो उसको कितना फॉलो करता है। ओके, अभी मैं आपकी टेस्ट ले रहा हूं। चलो, नाउ सुन के आपको मेरे साथ एक्टिविटीज करनी है। रेडी? ओके, क्लैप योर हैंड्स। ओके, सेकेंड, clap your hands and touch your left ear. Very good. चलो अभी clap your hands, touch your left ear and touch your nose. Okay, last one. Touch your head, clap your hands, touch your ears, touch your nose. अब सब घोटाला शुरू हो गया। ओके, नाउ इसको कहते हैं ऑडिटरी मेमोरी। टीचर बोलती है कम ऑन चिल्ड्रन, नाउ आपकी हिंदी की किताब निकालो, अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और 2nd पैराग्राफ में 2nd लाइन। ओ माय गॉड, कितनी सारी चीजें टीचर ने बोली और बच्चा सिर्फ हिंदी की किताब निकाल के बैठा है। राइट, सो आप क्या कर सकते हो? लिखो 7 + और -2।
7 + 2 मतलब 9, 7 - 2 मतलब 5। इतनी इंफॉर्मेशन अपना कान सुन सकता है और याद रख सकता है, अपनी आंखें देख सकती है और याद रख सकती है। तो बच्चों के साथ ये गेम्स खेलो। बच्चे को बोलो अभी मैं आपको 3 वर्ड्स दे रहा हूँ, आप फटाफट लिखो। अभी मैं 5 वर्ड्स दे रहा हूँ, आप फटाफट लिखो। अभी मैं 7 वर्ड्स दे रहा हूँ, आप फटाफट लिखो। आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है कि नहीं, मतलब कि कोई तरीका यूज कर रहा है कि नहीं, वो वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। सो दिस विल हेल्प यू कि आपका बच्चा जो है वो उसकी मेमोरी को कैसे यूज करता है। दूसरा, हम लोग कहते हैं फिगर ग्राउंड। तो काफी बार क्या होता है, हम लोग अपने बच्चे के लिए दुनिया भर का कंफर्ट लाएंगे, उसके लिए स्पेशल रूम बनाएंगे, उसको एक शांत वातावरण देंगे पढ़ने का। मेरा बोलना उससे उल्टा है। मैं बोलूंगा कि टीवी में बैठ के बच्चे को डिक्टेशन दो, टीवी देखते देखते, और देखो कि बच्चा जो है वो सिलेक्टिवली आपको लिसन कर पा रहा है कि नहीं। ये जरूरी है, क्योंकि जब आपका बच्चा पैंडेमिक के बाद स्कूल में जाएगा, बाहर से आवाज आती होगी, टीचर कुछ डिक्टेट कर रही होगी, और आपका बच्चा आपको आके बोलेगा सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो इसके लिए बैकग्राउंड को भी एक्टिव रखो, एट द सेम टाइम स्पीकर के आवाज को भी एक्टिव रखो। कोशिश करो, अपना ग्रुप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। ओके, हाँ। सो एक वेबसाइट का नाम लिख लो, edhelper.com। मैं मैम को फॉरवर्ड करूंगा, edhelper HELPER.com, edhelper.com। ओके, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं है, जो छोटे छोटे गांव में है, आप लोग अगर आपको आपके मोबाइल पे ये मिलता है, रोज बच्चे को इसमें से एक एक्टिविटी कराओ। ओके, और दूसरा एक बहुत बढ़िया ऐप है जो हम सब एकेडमिशियंस यूज करते हैं, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट, उसके अंदर आप जो डालोगे ना आपको मिलेगा। परसेप्शन डालोगे तो परसेप्शन मिलेगा, विजुअल डालोगे तो विजुअल मिलेगा। और बच्चे के साथ रोज ये एक्टिविटीज करो, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का परसेप्शन डेवलप होगा, तब जाकर बच्चे का एकेडमिक में कुछ तालमेल बैठेगा। ओके, तो ये परसेप्शन का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा है, बट समय के अभाव के कारण हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग वन टॉपिक उसको सेपरेटली कभी फ्यूचर में लेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन, मतलब के अंडरस्टैंडिंग। तो काफी सारे बच्चे अच्छे से रीड कर लेते हैं, एंड द पेरेंट, और पेरेंट्स के कॉलर टाइट हो जाएंगे, वाह इतना अच्छे से मेरा बच्चा पढ़ता है। लेकिन फिर आप बच्चे को बोलो चलो अभी तू मुझे समझा, इसका मतलब क्या हो गया, और वो बच्चा जो है वो आपका मुंह देखते बैठेगा, विच मीन्स कि बच्चे को पढ़ाई हुई चीजें समझ नहीं आई। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपको आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, तो पढ़ी हुई चीज को वो अंडरस्टैंड करे। ओके, तो ये एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर एकेडमिक सक्सेस हम देखें। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग। ओके, तो ग्रिप के बारे में तो मैंने बात कर ली, बाजू पेंसिल पॉइंट के बाजू में उसका ये नहीं होना चाहिए, अब बहुत बाजू में नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आप आपके बच्चे का हैंडराइटिंग कैसा है? क्या वो थोड़े थोड़े टाइम बाद आके बोलता है मम्मी मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है? तो इंडिकेशन है कि आपके बच्चे का मसल वीक है। ऑलराइट, तो उसके लिए भी मैंने आपको कुछ एक्टिविटी बोली। बैडमिंटन खेलना बेस्ट एक्टिविटी है, बॉल का कैच खेलना बेस्ट एक्टिविटी है, वो बाल्टी और वॉशिंग मशीन का काम बेस्ट एक्टिविटी है, बाथरूम में उसको आधा बाल्टी भर के उसको हैंडल से उठाना बेस्ट एक्टिविटी है। ऑलराइट, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है वो बहुत दबा के लिखेंगे, काला काला हो जाएगा पूरा, पीछे छाप आ जाएगी। कुछ बच्चे जो होंगे वो बहुत ही हल्का हल्का लिखते हैं कि हम लोग को चश्मा पहन के देखना पड़ता है कि क्या लिखा है। ओके, सो उसके लिए कुछ क्विक टिप्स, जो आप दबा के अगर आपका बच्चा ज्यादा लिखता है तो बच्चे के पेपर के नीचे आप या तो माउस पैड रखो, माउस पैड होता है, या तो आप नीचे नैपकिन रखो, या तो आप नीचे तकिया रखो, और उसके ऊपर बोलो बच्चे को लिखे। तो जब बच्चा लिखने की ट्राई करेगा तो प्रेशर जितना ज्यादा देगा तो वो फट जाएगा। ओके, तो जिसके कारण उसका प्रेशर बेटर हो जाएगा, वो लाइट लिखने लगेगा।
और दूसरा, अगर बच्चा बहुत लाइट लिखता है तो घर पे जो अपना आटा होता है, भाखरी का आटा थोड़ा कड़क होता है, क्ले होता है, उसका आटा बनाओ, थोड़ा रोटी बनाओ, और पेंसिल जो है वो बच्चे को दो, उसका जो नोक होती है उसको तोड़ दो, और फिर बच्चे को बोलो कि उसके अंदर लिखे। तो जितना वो प्रेशर देके लिखेगा वो क्ले फटेगा, मतलब कि उसका प्रेशर बढ़ेगा। ओके। दूसरा एक तरीका है, एक पेपर है, वो पेपर के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाओ और बच्चे को बोलो कि अब ये जो डॉट्स है वो पेंसिल से तू उसमें होल्स बना। जब वो होल्स बनाएगा ऐसे करके भी उसका प्रेशर इम्प्रूव। चलो अभी बस थोड़ा बहुत और। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ साउंड्स। आपका बच्चा, अगर आप चाहते हो पढ़ाई अच्छे से करे, उसको स्पेलिंग बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो ABCD से। राइट। अभी यहाँ पर मेरा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। वी ऑल, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई गुजराती बोलेगा, मराठी, तमिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सबसे पहले आपका जो थेरेपिस्ट ने आपको बोला है वो भाषा में बच्चों के साथ बात करना शुरू करो। तो ज्यादातर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में बात करो, अगर आप आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हो। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार बच्चा एक भाषा जब उठा ले, उसकी उसमें समझ अच्छे से हो जाए, तब आप धीरे 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 अपनी मातृभाषा के तरफ उसको लेके जाओ। मैं उसका रीजन बोलूंगा क्यों। इंग्लिश में अगर बच्चा पढ़ता है तो काफी सारे साउंड्स होते हैं, जैसे अण, अड़, ओके। ऐसे साउंड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में नहीं आते हैं और वो अपनी मदर टंग में ज्यादातर आते हैं। राइट। जैसे उसके कारण बच्चे का स्पीच जो है वो बहुत क्लियर होगा। बच्चे को साउंड्स का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि साउंड किस तरीके से बनाते हैं उसका नॉलेज आएगा। और फिर धीरे 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 दो दो साउंड को एक दूसरे के साथ जोड़ो, जैसे ब्ल, फ्ल, ड्र, स्न, मतलब कि पहले सिंगल साउंड्स, फिर 2 साउंड्स, फिर 3 साउंड्स। ऐसे करते 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 आप जब साउंड्स मिक्सअप करने लगोगे, तब जाकर बच्चे का रीडिंग काफी डेवलप हो जाएगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, हम लोग कहते हैं साइट वर्ड रीडिंग। साइट वर्ड रीडिंग मतलब कि देखो, हम सब जब छोटे थे तो हम लोग कभी फोनिक्स क्लास नहीं गए। आई एम श्योर कोई नहीं गया होगा ये जनरेशन का स्टूडेंट। हाँ, हम लोगों ने सिर्फ देख देख के उसको लर्न करना शुरू किया। तो आप एवरी डे बच्चों के साथ 10 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग करो, उसके लेवल से थोड़ा नीचे। आप स्कूल की किताब लेके बैठोगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सो एक टीचिंग प्रिंसिपल है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो बच्चे को ऑलरेडी आता है उससे थोड़ा ऊपर बढ़ो। आप एकदम ही अगर ऊपर चले जाओगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, फिर वो आपके साथ झगड़ा करेगा, जहां मुझे नहीं पढ़ना। ओके। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, एज पेरेंट्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का करंट लेवल क्या है। राइट। तो आपका बच्चा है चौथी में, मतलब कि उसकी उम्र है 10 साल 8 महीना फॉर एग्जाम्पल। आप हम लोग आगे मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चेक करो बच्चे की रीडिंग एज क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपने जो बच्चे जिनको हियरिंग प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत रहे हैं या है, वो लेट पिकअप करेंगे चीजें, उनको साउंड्स में डिफिकल्टी आएगी, जिसके लिए उनका रीडिंग एज उनके एक्चुअल एज से पीछे होगा। मतलब कि 10 साल 8 महीने का बच्चे का रीडिंग एज शायद 7 years 2 months होगा, हो सकता है। ओके। वैसे ही आप स्पेलिंग एज आइडेंटिफाई करो कि बच्चे का स्पेलिंग एज कितना है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको ये एज आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको एज अ पेरेंट ये एहसास ही नहीं होगा कि आपका बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। ओके। क्योंकि बच्चा है 10वीं में, लेकिन उसका रीडिंग राइटिंग लेवल शायद 6th स्टैंडर्ड का है। तो विच मीन्स कि इतना सारा गैप बच्चा भर नहीं पा रहा है अपने स्ट्रगल्स के कारण। Therefore identify
एंड नाउ आई टच अपॉन द लास्ट पॉइंट. सो इसी के कनेक्शन में एक दो कॉन्सेप्ट है. पहला है एकेडमिक डिफिकल्टी, आप लिख सकते हो एकेडमिक डिफिकल्टी, और दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके, तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई में, बच्चा है 7वीं में और अगर अपनी पढ़ाई में वो 1 साल से 1.5 साल पीछे है, तो मैं उसको बोलूंगा ये एकेडमिक डिफिकल्टी है. बहुत सारे कारणों से वो पढ़ाई कैचअप नहीं कर पाया है. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सी चीज है, स्कूल में जब बच्चा पढ़ रहा होता है तब आप टीचर को जाकर रिक्वेस्ट करो कि मेरा बच्चा जो है उसको कान में सुनने का प्रॉब्लम है, हमने ऑपरेशन कराया है, तो आप उसको आगे बिठाओ. तो टीचर बोलेगी कि क्या सबको आगे बिठाऊं मैं? लेकिन आप उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ, और आप उनको आगे बिठाने का मतलब है कि टीचर की जो सामने वाली जो सेकंड रो होती है वहां पर वो सेकंड थर्ड बेंच पे भी अगर बच्चा बैठता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका बच्चा जो है जब आप बोलते हो तब वो पहले लिप रीडिंग करेगा और साथ साथ वो सुनेगा. सो अगर बच्चा दूर बैठा होगा तो वो टीचर का मुंह नहीं देख सकता है, टीचर क्या बोली, जिसके कारण उसकी इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाएगी. तो शायद ऐसे बच्चे जो है वो एकेडमिक डिफिकल्टी से गुजर सकते हैं अपने एज से 1-1.5 साल पीछे. ओके, और दूसरा जो है वो है आप टीचर को कुछ जिसको कहते हैं मिनी माइक, मतलब कि आप वो टीचर को माइक दे सकते हो, तो वो टीचर दूसरे बच्चों को तो सुनाई दे रहा है, लेकिन टीचर जो माइक यूज करके बोल रही है उसकी सीधी आवाज बच्चे के कान में जो मशीन होता है उस तक पहुंचती है, और जिसके कारण बच्चे का श्रवण अच्छा होता है और उसका लर्निंग इंप्रूव होता है. राइट, तो ये मॉडिफिकेशंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये हमें दिए. राइट, तो मैंने बात की एकेडमिक डिफिकल्टी की, और दूसरा इज लर्निंग डिसेबिलिटी. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि ये पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, उसमें ये जो लड़का था ईशान अवस्थी, वो उल्टा लिखता था, बी को डी, पी को 9, एम को डब्ल्यू. राइट, तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है शुरुआत के स्टेज में. तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मेरे बच्चे को भी तारे जमीन पर है. नो, उनको तारे जमीन पर कंडीशन हम कब बोल सकते हैं? जब वो लर्निंग प्रॉब्लम जो है वो 2 साल से ज्यादा का गैप है. मतलब बच्चा है 7वीं में लेकिन उसका रीडिंग राइटिंग सिर्फ 4थी के बच्चों का है. तो सोचो, वो 7वीं की स्कूल तो जा रहा है, 6 घंटा बैठ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसका वो लेवल नहीं है. तो इसके लिए लेवल चेक कराओ, आईक्यू टेस्ट कराओ, और फिर हम उसको तय करेंगे कि क्या ये जो गैप है क्या हम उसको भर सकते हैं नॉर्मल स्कूल में, या ये बच्चे को NIOS बोर्ड लगेगा, या तो ये बच्चे को कंप्लीटली स्पेशल स्कूलिंग लगेगा जहां पर उसकी नीड्स को अच्छे से एड्रेस किया जाएगा या अच्छे से उसको ध्यान रखा जाएगा. राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज मैंने आपके साथ शेयर की अबाउट एकेडमिक प्री रेक्विजिट. मतलब कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं उसके पहले ये सारी चीजें अगर प्लेस पे है, अपनी जगह पर है, अगर ये सारे समस्याओं का हल आपके पास है, तब बच्चा एक्चुअली किताब खोलेगा और तब वो रीड कर पाएगा. राइट, सो आई एम डन. मेरा जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था. आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ये सब चीजों के बारे में, तो जैसे मैम ने बोला मेरी जो बुक्स है, तो ये जो है मेरी बुक नंबर 1 है लाइफ ट्वीट्स, जो बहुत ही सिंपल और हैंडी बुक है. उसके अंदर बहुत सारे नुस्खे आपको मिलेंगे. दिस इज फॉर पेरेंट्स. ये जो दूसरा है वो उसका ही एक्सटेंशन वर्जन है, लाइफ ट्वीट्स 2. और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए जो अभी लास्ट वीक मेरी बुक रिलीज हुई है ये है वाई. तो मैं इसके बारे में आपको बोलूंगा. वाई, हमारे बच्चे अक्सर हमें पूछते हैं, मम्मी हम लोग दरवाजे के बाहर रंगोली क्यों बनाते हैं, हम लोग दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन अशुभ क्यों हो जाएगा, या अगर मैं कोई अच्छा काम करने गया तो मैं चीनी दही क्यों खाऊंगा. ये सारे सवालों के जवाब ये बुक में है. कनेक्ट कर रहा हूँ आज अपने टॉपिक से. ये है, अगर आपका बच्चा आपको ये सब सवाल पूछता है तो आपका बच्चा जो है उसका लॉजिकल माइंड वाई चल रहा है.
ओके। और तर्क शक्ति ही हमें बच्चों की इम्प्रूव करनी है, और जितना ज्यादा सवाल जब आपका बच्चा आपको पूछेगा, विच मीन्स के उसके अंदर उतनी आतुरता है, उतनी क्यूरियोसिटी है उसको जानने की। और आप थोड़ा समय ले सकते हो, बेटा मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ के आपको बोलूंगी। आप एनकरेज करो, आप बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करो, चल हम लोग साथ में बैठ के गूगल में फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब आपका रोल इसमें जुड़ेगा टीचर्स के साथ, तब ये जो जर्नी होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि चलो अभी कान का ऑपरेशन हो गया है, अभी मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ, ओके। लेकिन ये फ्री होने का ये नहीं है, हमें ये देखना है कि इतना ज्यादा से ज्यादा बच्चे को और इम्प्रूव कर करके हम उसको नॉर्मल की कितना करीब ला सकते हैं कि फ्यूचर में वो जो बच्चा होगा वो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो सके, राइट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिहिर, आज के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। बेरोज टर्न बाय टर्न क्वेश्चंस रीड आउट करेगी। बेरोज, ओवर टू यू। Thank you, Julie. Julie, we have a question. Zoha is asking, reading and spelling age should be checked at what age? Is that 5 years and above? Yes, 5 years and above. So जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, I would still say 5 years and above तो टेस्ट कहता है, लेकिन 8 साल के बाद, 8 साल के बाद इसके लिए क्योंकि तब तक बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड पार कर गया होता है, और बच्चे के वर्ड फंड में मतलब के शब्दकोश में उसके पास काफी सारे ऐसे वर्ड्स आ गए होते हैं जो बच्चा याद करके उसको लिख सकता है। तो आपको उससे ये भी पता चलेगा कि आपका बच्चा स्कूल में जाके टाइम पास कर रहा है या क्या कर रहा है। हाँ, तो उसका कितना लर्निंग है, साउंड्स का नॉलेज कितना है, क्या वो वर्ड्स को ब्लेंड कर रहा है कि नहीं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको स्पेलिंग टेस्ट से ये भी पता चलेगा कि बच्चा जो है वो LD मतलब कि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स है कि नहीं। तो आई वुड से द बेस्ट आंसर इज 8 years and above. Is that also the same like IQ test to be done after 10 years? Ideally 8 years is a good time, क्योंकि अगर भगवान ना करे अगर लर्निंग डिसेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम रहा तो उसको जितना जल्दी कंट्रोल में लाओ उतना ज्यादा बेहतर है। तो वो बखूबी आप उसको मैनेज कर पाओगे, वो प्रॉब्लम के साथ आप काफी इजीली डील कर पाओगे। IQ इसके लिए क्योंकि आपका बच्चे का लर्निंग कैसा है, काफी बार बच्चा स्लो लर्नर होता है, काफी बार नॉर्मल दिखने वाले बच्चे भी हमारे पास जब आते हैं तो वो लोग मंद बुद्धि होते हैं, तो वो पेरेंट्स इतना जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अगर IQ टेस्ट कराते हैं और अगर हमें ऐसा कोई स्कोर मिलता है तो आगे रास्ते जल्दी खुल जाएंगे। अगर बच्चा आप जितना लेट आते हो ये सब चीजों को लेकर, उतना आपके पास काम करने का समय कम रहता है। तो आपका LD टेस्टिंग भी तभी होगा कि अगर आपका IQ टेस्ट हो गया होगा तब। सो बेस्ट एजेस 8 to 10 years के बीच आप दोनों करा सकते हैं। How to find out learning styles? ओके, सो यहाँ पर अगर पेरेंट इन्वॉल्व है अपने बच्चे की पढ़ाई में, सो अपने बच्चे जहाँ पर मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ देम विद कोक्लियर इम्प्लांट्स एंड अदर डिवाइसेस, तो अपने बच्चे का हियरिंग तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा ही। सो इट्स अ नेचर्स रूल कि वो ऑटोमेटिकली ज्यादातर विजुअल लर्नर्स हो जाएंगे या काइनेस्थेटिक मतलब कि रीड एंड राइट लर्नर्स हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है, और काफी बार ऐसा नहीं होता है कि एक ही लर्निंग स्टाइल होती है। वी हैव अ मिक्सचर ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। सो मैं ऑडियो और विजुअल लर्नर दोनों हो सकता हूँ। तो अगर आपका बच्चा देख के अच्छे से उसको याद रहता है, अगर वो बोलता है अरे मम्मी ये पेज पे इधर डायग्राम था, ये वर्ड इधर था, वो आपको इंडिकेट करता है कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कुछ एक्टिविटीज देते हो और वो एक्टिविटीज करने के बाद अच्छे से पूरा आंसर लर्न कर लेगा, विच मीन्स कि आपका बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो ये है ऑब्जर्वेशन जो बहुत क्वालिटेटिव इनपुट्स आपको देगा। दैट्स वन। नंबर टू, यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट। VAKT नाम का एक चेकलिस्ट है जो गूगल पर अवेलेबल है। VAKT, वो V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक एंड T फॉर टैक्टाइल। ये VAKT अवेलेबल है, आप गूगल पे देखोगे और फिर आप बच्चे को ऑब्जर्व करके उसमें टिक 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 मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के प्रीडोमिनेंट मतलब के T फॉर टाइगर,
हाँ, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की प्रीडोमिनेंट लर्निंग स्टाइल कौन सी है, और उस हिसाब से अगर आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हो तो आप रियली बहुत फील करोगे कि थिंग्स आर मच बेटर. ओके, V for violin, A for apple, K for kite and T for tiger. So this parent once again wants to know कि IQ level कितना होना चाहिए. जरूर जरूर, प्लीज मेक अ नोट. मैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन बोलूंगा. 90 से 109 नॉर्मल IQ. ओके, उसके नीचे देखो तो आता है 80 to 89 डल नॉर्मल, मतलब कि डल है बच्चा. 70 to 79 मतलब कि स्लो लर्नर. या तो मैं पूरा उसको ग्रुप कर सकता हूँ 70 से लेकर 89, ये पूरे कैटेगरी को मैं स्लो लर्नर्स, बॉर्डर लाइन बच्चे को बोल सकता हूँ. और बिलो 70 यहाँ पर मंद बुद्धि शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सिंपल वर्ड्स में मेंटल रिटार्डेशन. तो 90 से 109 पॉइंट अगर आपके बच्चे का IQ आया तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर उसके ऊपर आया, जैसे 110 से 119 पॉइंट जो ब्राइट नॉर्मल वगैरह रेंज में है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर उससे नीचे आता होगा, 90 पॉइंट के नीचे आया, तो आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेना पड़ेगा. प्लीज ध्यान रखना, IQ इम्प्रूव नहीं होता है, स्किल इम्प्रूव होगा. जब स्किल इम्प्रूव होगा तो IQ स्कोर्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे. सो आप बच्चे की स्किल्स इंप्रूव करो. ऑनलाइन मोड के कारण मेरे पास काफी पेरेंट्स आंध्र प्रदेश से या किधर किधर से दे कांटेक्ट मी. सर, हमारा 8वीं हो गया बच्चा, बच्चे को 10 का टेबल नहीं आता है, 5 का टेबल नहीं आता है, तो उसको आगे भेजने से कोई मतलब नहीं. जरूरी ये है कि बच्चे का पीछे जाके बेस तैयार करो. फाउंडेशन तैयार होगा तो आपका बच्चा इजीली फाइट कर पाएगा अपने एकेडमिक्स के प्रॉब्लम से. यस मैम, नेक्स्ट वन. यश ढाले पूछ रहे हैं कि उनके ब्रदर 15 years old हैं and he is facing lot of difficulties in learning. What should we do to improve his learning? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई. 15 साल का बच्चा है जिसको रीडिंग, राइटिंग या लर्निंग में समस्या है, तो सबसे पहले आप जानो, अंधेरे में तीर छोड़ने के बजाय हमें ये देखना है कि कहाँ से प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले उसका सोर्स देखो, मतलब कि उसका IQ टेस्ट कराओ. IQ टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि बच्चा है 15 साल का, लेकिन उसका जो रीडिंग, राइटिंग या उसका जो मेंटल एज है वो कितने साल का है. आपको सामने रिपोर्ट मिल गया, उसके बाद आप रिलेटेड, मतलब उससे जो भी रिलेटेड थेरेपीज होती है या गाइडेंस होता है, उसको हम डेफिनेटली आगे ले सकते हैं. लेकिन अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं गोरा लग रहा हूँ, ओके, तो कोई बोलेगा ये कितना गोरा है. लेकिन अगर मैंने अभी ब्लड टेस्ट कराया तो पता चलेगा कि मेरा हेमोग्लोबिन जो है वो 7 पॉइंट ही है. तो विच मीन्स कि मुझे इंजेक्शंस की जरूरत है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत है. तो सिर्फ देखने से हमें नहीं पता चलेगा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, हमें कुछ अंक नहीं मिलेंगे, स्कोर्स नहीं मिलेंगे, तब तक हम सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं. सो डोंट डू दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. कब कब कराना चाहिए? कब कराना चाहिए IQ? सो आई थिंक मैंने लास्ट इसमें कहा था हर 2 साल बाद, लेकिन नॉट ऑलवेज नेसेसरी. योर डॉक्टर्स विल से, आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे. आई थिंक अभी हमारा थेरेपी काफी हो रहा है, उसका स्पीच अच्छे से आ रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है. आप एक बार IQ करा लो. अगर उसका एकेडमिक स्कोर्स एकदम पुअर है तो शायद आपको स्कूल में टीचर बोलेगी अरे ये पढ़ नहीं रहा है, आप इसका IQ रिपोर्ट ला कर दो. तो जहां जहां जरूरत लगे वहां वहां वो स्टेज पे कराना जरूरी है. लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 2 टेस्ट के बीच का अंतर 2 साल से कम नहीं होना चाहिए. सर, एक क्वेश्चन है, वेयर टू चेक IQ? फ्रॉम अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट. तो आपके एरिया में, आपके कोई भी हॉस्पिटल्स में जब काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग IQ टेस्ट करते हैं, वहां से आपको कराना चाहिए. क्योंकि बाहर ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे मैं IQ करता हूँ, मैं से मेरी उंगली एक मशीन पे रखूंगा और आपका पूरा चित्र सामने आ जाएगा. दैट्स ऑल फेक. इसके लिए ऐसे आपसे 5-10 हजार रुपए ऐठ लेंगे और आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगा. दिस हैज टू बी डन
फ्रॉम अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट ओनली। आप जाकर उनसे उनका क्वालिफिकेशन भी पूछ सकते हो कि आपकी क्या पढ़ाई है, क्योंकि हमें जो डॉक्टर ने बोला है, उन्होंने बोला है कि ये पढ़ाई वाले लोग ही IQ टेस्ट करेंगे। इसके लिए बेस्ट है इधर उधर भागने के बजाय आपके फैमिली डॉक्टर से संपर्क करो। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आप आपके विचार ये करो। और तीसरी चीज कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके भी टेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा कुमारी जी पूछ रही हैं, 6.10-year-old का उनका सन है विथ डाउन सिंड्रोम एंड प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, cochlear implant also ruled out, not using any hearing aids. He is learning ISL to teach him at home. He is not at all interested in scribbling or watch videos. How to improve his condition? ओके, सो मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैम कितने साल कहा? 10 साल? 6.10 years. 6.10 years. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ISL मतलब कि इंडियन साइन लैंग्वेज यूज हो रही है। समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज AAC, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। मतलब कि काफी सारे बोर्ड्स आते हैं, वो बोर्ड्स अगर बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो बच्चा वो बोर्ड को दबाए, वो कार्ड दिखाए। ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जहाँ पर पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करके वो लैंग्वेज लर्न करके वो बच्चे को सिखाए। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसका सिवियर हियरिंग लॉस है, कॉक्लियर इम्प्लांट भी हम लोगों ने रूल आउट कर लिया है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगा कि सबसे पहले बच्चे को सेल्फ हेल्प स्किल सिखाए। मतलब कि अपना कपड़ा पहनना, पानी पीना, चम्मच से खाना खाना। हमें पढ़ाई और किताबों के पीछे दौड़कर कोई मतलब नहीं है अगर बच्चा अपने ही कपड़े में सुसु कर लेता है तो सेल्फ हेल्प स्किल्स पहले डेवलप करो, जहां पर जैसे जैसे वो आगे बड़ा होगा, आप ओल्ड होते जाओगे तो वो बच्चे की आप पर से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और जितना हो सके, हियरिंग लॉस है लेकिन भगवान ने आंख दी है, ओके, सो जितना हो सके उतनी विजुअल इंफॉर्मेशन से उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो रही है, इसके लिए ये AAC अल्टरनेटिव आप ट्राई करो। और उसको साथ में रखते हुए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर आप इम्प्रूव करोगे। तब एक स्टेज आएगा 14-15 साल का, जब बच्चा अपने से कपड़ा पहनता है, भले बटन नहीं लगाता है लेकिन वेलक्रो लगाता है, अपना खाना वगैरह ठीक से खाता है, अच्छे से पानी पीता है। फिर एक स्टेज आएगा जहां पर आप बच्चे को इन्वॉल्व करो लाइफ स्किल्स में। लाइफ स्किल्स में मतलब कि बच्चा बाहर की दुनिया में जाकर थोड़ी बहुत चीजें अपने पैर पर खड़े होकर इंडिपेंडेंटली कर सके। और जरूरी नहीं है 1 2 3 4 वगैरह उसको आपको फ्लैश कार्ड दिखाने हैं। आप उसको लिफ्ट में भी दिखा सकते हो, आप उसको रिमोट कंट्रोल पे भी दिखा सकते हो, आप उसको फोन में भी दिखा सकते हो। ऐसे तरीके ढूंढो जहां पर बच्चा लर्न करे, और उसका कोई ऐसा मोड ढूंढो जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लिखने के पीछे मत भागो, क्योंकि आजकल तो टाइपिंग भी अवेलेबल है। नीलिमा पत्रकार पूछ रही हैं, what is the ideal age to admit in school for a child with profound hearing loss? Okay, so I personally feel that profound hearing loss condition हो गई है, उसके पहले हमने किया क्या? So for example, has this particular child, आपने सब डॉक्टर्सों से मिले, डॉक्टर्सों ने क्या आपको कहा, डिवाइस यूज करना है, कॉक्लियर इम्प्लांट पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर ये सब चीजें अगर हो गई है, पॉसिबल है, तो आप बच्चे को स्कूल में डालो अराउंड 6 years। ये मेरा स्टैंड होगा, शायद वहिष्ठी मैम का स्टैंड डिफरेंट हो। और दूसरा कि अगर आपके पास कॉक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह, हाँ, कॉक्लियर इम्प्लांट इज नॉट डन येट, देन आई वुड से एटलीस्ट 6 years तक आप उसको उसके बाद डालो। उसके पहले घर पे आप बच्चे को जितना करा सकते हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं आई हैव सीन दिस कि बेचारे बच्चे जिनको हियरिंग कंसर्न्स रहे, आई नो वन बॉय वेरी क्लोज टू मी, सिर्फ जाकर स्कूल में वो सफर होते हैं, ओके, और जिसके कारण उनको डिफिकल्टीज आती रहती है। सो मैम, डू यू वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस? No, I think you've answered it quite well. I think if there is a child who is not aided, maybe she can look at, because Down syndromes वाले भी बच्चे hearing aids और cochlear implants से
बेनिफिट करते हैं। तो आपको और उसके लिए जानकारी चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस एंड वी कैन गाइड यू। लवली लवली। एक और क्वेश्चन है, मुक्ता पूछ रही है आईक्यू टेस्ट कहाँ होता है? आईक्यू टेस्ट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास, जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स होते हैं उनके पास आप प्लीज कराइए। आपके फैमिली डॉक्टर के संपर्क में आप रहोगे या हमारी टीम के साथ, बी कनेक्ट के साथ आप संपर्क में रहोगे, सो वी कैन, हम लोग आपको सही चैनल पर गाइड करेंगे, क्योंकि हर आईक्यू टेस्ट के चार्जेस अलग होते हैं। कोई 10,000 चार्ज करेगा, कोई 3,000 चार्ज करेगा, कोई 700 रुपए ही चार्ज करेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कीजिए। मुझे पूछना है सर, हमने आईक्यू टेस्ट आईक्यू टेस्ट करवा लिया, आईक्यू लेवल कम है, तो नेक्स्ट स्टेप फिर पेरेंट्स को कहाँ जाना चाहिए आफ्टर आईक्यू? लवली क्वेश्चन। और मैम अगर आपको कोई हर्ज नहीं है तो आप बता सकते हो कि आईक्यू पॉइंट कितना है? सर एक्चुअली मुझे अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है आईक्यू की, लेकिन आई थिंक इट्स अबव 80। ओके, सो 70 से 89 वाले बच्चे रेगुलर स्कूल्स में वो लोग कोप अप कर सकते हैं, मतलब कि वो लोग रेगुलर स्कूल्स में जा सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत असिस्टेंस लगेगा, और हमें सबसे मेन ये ध्यान देना है कि ये बच्चे स्लो लर्नर की कैटेगरी में आएंगे। आपको साथ साथ ये भी देखना है, जो हम लोग आगे के प्रोग्राम में आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, आपको साथ साथ ये देखना है कि अगर आपका हियरिंग परसेंटेज, ओके, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो गवर्नमेंट आपको देती है, सो से सपोजिंग आपके बच्चे का आईक्यू है 85, लेकिन आपका जो हियरिंग लॉस है या आपका जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 40% है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको स्कूल में बहुत दूसरे कंसेशंस देगी। जैसे कि ये बच्चे को रीडर राइटर मिलते हैं, ये बच्चे को एग्जाम्स के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है वो नजरअंदाज हो जाते हैं, उनको दूसरी लैंग्वेजेस में भी काफी सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में है तो मराठी की जगह पर हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। साइंस जो है वो लोअर लेवल का फिजियोलॉजी और होम साइंस हो जाएगा। सो ये आप लोगों के केस में आईक्यू के साथ साथ आप ये देखो कि आपके परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है। तो ये एक तरीके से देखने जाए तो फायदा हो जाएगा कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में रह पाएगा, लेकिन एज अ पेरेंट आपको रियली लगता है कि मुझे नॉर्मल स्कूल के पीछे मैं नहीं हूँ, मुझे मेरा ये गोल है कि मेरे बच्चे को आना चाहिए, तो आप एक छोटे से स्पेशल स्कूल में डाल के आप बच्चे के लर्निंग को गोल बेस्ड या टेलर मेड प्रोग्राम करके आप बच्चे की स्किल्स को बखूबी इम्प्रूव कर सकते हो। काफी बार समाज के कारण हम अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल्स में नहीं भेजते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि ऐसे स्टेज पे मेरे बच्चे को बेस्ट फायदा क्या हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे क्वेश्चन और पूछना है कि अगर आईक्यू लेवल किसी बच्चे का लो आता है तो फर्दर क्या हम क्यूएससी थेरेपी या कुछ ऐसा करके कि होम घर में कुछ बच्चे के साथ काम करके क्या उनका आईक्यू लेवल हम बढ़ा सकते हैं? हमारे हाथ में आईक्यू रिपोर्ट है, आईक्यू लेवल कम है, लेकिन फिर आगे पेरेंट्स फिर क्या जाए, कहाँ जाए? थेरेपी के लिए जाना चाहिए पेरेंट्स को, क्या करना चाहिए? फर्दर थोड़ी गाइडलाइन दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। तो जब आईक्यू टेस्ट हम लेते हैं तो आईक्यू के रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया बच्चे का अच्छा है। सो वी ग्रेड इट एज एवरेज, अबव एवरेज एंड फॉर एग्जांपल लो। तो जो एरियाज लो है उसको चाहिए कुछ काम, और वो काम अगर हम थेरेपिस्ट के पास, तब यहाँ पर थेरेपिस्ट बखूबी आपको गाइडेंस देंगे। नॉट नेसेसरी के अभी आप फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर थेरेपीज इजीली अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे फाउंडेशन के साथ ज्वाइन करके गाइडेंस ले सकते हो कि मेरा प्रोग्राम बने। तो हर 3-3 महीने के प्रोग्राम हम बच्चे को देते हैं और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को घर पे वो चीजें कराते हैं। तो ऐसे कर करके आप बच्चे की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाते हो। स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने के बाद जब हम 2 साल बाद आईक्यू करते हैं और अगर उसके अंदर कुछ अप डाउन चेंजेस आते हैं तो बहुत बढ़िया है, विच मीन्स कि आपका पूरा डायरेक्शन जो है वो सही, आप राइट तरीके से जा रहे हो और आपको गाइडेंस सही डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट डू यू से, दूध का दूध और पानी का पानी
ऐसा आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाउ मच थेरेपीज कितनी हेल्प कर रही है, आपके एफर्ट कितने हेल्प कर रहे हैं, और वो बच्चे के अंदर क्या हम सही में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि अगर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और अगर मैं उसको लिखाते चलूं और अगर सो आई एम इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग प्लेस, तो हाँ, सो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि आप थेरेपीज लेकर उस बेस को भरिए और फिर एक बार टेस्ट करके देखिए कितने चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं। सर मुझे ये पूछना था, अगर मैं IQ रिपोर्ट जो है आपको मैं सेंड कर सकती हूँ क्या सर? आप कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं मुझे? यस, आप मैम को रिपोर्ट भेज दीजिए, मैम हमें फॉरवर्ड करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में गाइडलाइन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू वी कनेक्ट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन आया है चैट में, मेरे चाइल्ड्स IQ is 70, कैन वी गेट अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल? और नीचे भी कुछ था शायद, बट विच काइंड ऑफ थेरेपिस्ट चाहिए वो? आपने सर जब वो थेरेपिस्ट की बात करी थी ना कि IQ टेस्ट के लिए अलग अलग थेरेपिस्ट होते हैं, तब ये क्वेश्चन आया था। हाँ, नहीं तो IQ टेस्ट के लिए अलग अलग थेरेपीज नहीं होगी। IQ रिपोर्ट बहुत सारे एरियाज को मेजर करेगा, वो एरिया में क्या एरिया वीक है उसके ऊपर से हम लोग थेरेपी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जरूरत पड़ने पर बच्चे का शब्दकोश कम है तो शायद मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊँ, बच्चे के परसेप्शन लेवल में डिफिकल्टी है तो शायद मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाऊँ, बच्चे की जनरल स्किल्स एकेडमिक एरियाज में डिफिकल्टी है तो शायद मैं एक स्पेशल एजुकेटर या रेमेडियल एजुकेटर के पास जाऊँ। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ डिफिकल्टीज है हम वहां जाएंगे। एक दूसरा कि 70 पॉइंट्स IQ है, दैट इज ओके, वो हमें गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स, ये आप लोगों की जानकारी के लिए, स्लो लर्नर्स को लेकर कुछ खास हमें कंसेशंस बोर्ड में नहीं मिलते हैं अक्रॉस इंडिया। स्लो लर्नर्स के लिए हमें खास कंसेशंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप एक एक्ट लिख सकते हो, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD 2016। वो एक्ट के तहत आपको काफी सारे दूसरे कंसेशंस मिल सकते हैं आपके बच्चे के लिए। RPWD 2016 एक्ट। एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये चेक कराइए कि आपके बच्चे के हियरिंग कंसर्न की डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज है। अगर वो 40 एंड अबव रहती है तो आप RPWD में एकदम ही फिट बैठते हैं। यस मैम। Yeah, I just wanted to add कि हम ये our rights and concessions के workshops कर रहे हैं, we are doing a series और उसमें ये सब डिस्कस होता है। So just in case के पेरेंट ने अटेंड नहीं किया है तो ये वर्कशॉप के लिए लुक आउट कीजिए। ये हमारे अधिकार की वर्कशॉप की सीरीज है। एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि हियरिंग लॉस होता है तो फिर दूसरी डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलता है इफ हियरिंग लॉस इज मोर। सो मैम, आई होप आपके सवाल को जवाब मिला। जी, सुवर्णा जी का सवाल था। थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट एंड वेयर इट इज टू बी डन? What is discrimination test? Discriminated. Okay. So if I have understood this correctly, discrimination मतलब कि दोनों चीज के बीच का अंतर जानना, और अंतर काफी सारी चीजों में हो सकता है। मेरे हर पांचों इंद्रियों में, all my 5 senses के बीच, फॉर एग्जाम्पल ये ठंडा है कि गर्म है, ये बड़ा है कि छोटा है, ये कम आवाज आ रही है या वो ज्यादा आवाज आ रही है। So depending on which sensory modality की हम बात कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। तो अगर हियरिंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली हियर का टेस्ट करेंगे। अगर विजुअल सेंसेस की बात करते हैं तो हम लोग विजुअल ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ये टेस्ट कराएंगे। अगर हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, इट इज अ स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, सो आइडियली यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट ये जो है वो आपकी ये टेस्ट करेंगे। सर मेरी लड़की 18 साल की है, तो क्या उसे IQ टेस्ट की जरूरत है? IQ हमें क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आज मैंने बोला इसके लिए फाइंड आउट क्यों, क्या उसको उसके डे टू डे लाइफ में वो बहुत इंटरफेयर हो रहा है IQ के कारण, वो आपको लग रहा है कि उसके एरियाज जितने डेवलप होने चाहिए उतने नहीं हो रहे हैं, क्या आपको कहीं से किसी ने मुझे लगता है सर कैसा होता है कि जो लॉजिकल
थिंकिंग होता है, वो पार्ट पे मुझे थोड़ा फिशी लगता है उसका। और दूसरी चीज मेमोरी के बारे में, वो बहुत अच्छे से याद कर सकती है चैप्टर्स वगैरह, उसके लिए मेमोरी बहुत अच्छी है। पर अगर घर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी चीज करनी है, तो अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया अभी वो कर लेगी, पर राइट उसके बाद अगर दूसरी बार वही चीज करनी है आफ्टर सम डेज, तो वो उसकी मेमोरी में नहीं रहता है। Yes. तो उसका क्या तो मतलब I हुआ? think, हाँ, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर IQ टेस्ट। उसका ये हाँ। रीजन है कि इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में 3 डिब्बे होंगे, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इन्फॉर्मेशन शायद सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके फिर फेड आउट हो रही है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं जा रही है एक। और साथ साथ ये टेस्ट के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे को अटेंशन डिफिकल्टीज है कि नहीं। ओके, तो दैट आल्सो आई एम हाँ, फीलिंग। तो उसके लिए कौन हाँ, सा टेस्ट होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है या स्पेशल कोई जगह होता है? नहीं, सो एज आई सेड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास आप सिर्फ उसका IQ करा सकते हो। और IQ कराने के बाद अगर वो जो साइकोलॉजिस्ट है उनको अगर लगेगा कि और टेस्ट की जरूरत है, या साथ में अगर साइकाइट्रिस्ट की टीम होगी और अगर वो बोलेगी कि नहीं मुझे IQ टेस्ट अभी नहीं करना है क्योंकि ये बच्चे को अटेंशन का प्रॉब्लम है, तो पहले उसका अटेंशन ठीक करेंगे और उसके बाद आपको IQ टेस्ट के लिए बुलाएंगे। So thank you for the session. It was quite informative. Just you. one question. So my child is 5 years old और अभी so you touched upon phonics के साथ भी सिखा सकते हैं वगैरह. तो मेरा question is relating to that कि स्कूल में generally वो लोग phonics बहुत कम use करते हैं. Very rarely a teacher says something with phonics. Mostly वो spelling based होता है, like CAT, cat, BAT, bat and things like that. So I tried teaching him phonics. उसको सारे phonics के sounds भी पता है. He tries to join it, but confusion मुझे तब आती है कि जब स्कूल में नहीं होता है और मैं अगर करा रही हूँ, तो is it going to impact him? So whether should I really do it or not? Because स्कूल में एक अलग way है करने का. ओके, अगेन दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, लेकिन फोनिक्स कराने से हम कोई डिसएडवांटेज में नहीं जाएंगे, उल्टा ये होगा कि बच्चों को साउंड क्लैरिटी आएगी। आज आई वाज टॉकिंग टू वहिष्ठाई मैम टुडे एंड इनफैक्ट उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एक चीज कही कि कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बाद वो मैपिंग सही तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर वन केस, मेरे पास एक बच्ची आती थी और उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ, दे वर गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, लेकिन जब उसको साउंड्स की बारी आती थी तो उसको सब कुछ आ मतलब क ख, उसको सिर्फ आ पीछे सुनाई देता था, तो उसको साउंड को जोड़ने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। तो अगर आप फोनिक्स यूज कर रहे हो, बच्चे को अगर आ गया है तो विच मींस इट हैज गॉन टू हिज लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन अगर वो प्रिमिटिव स्टेज में है जहां पर वो स्पेलिंग्स लर्न कर रहा है, तो मेक श्योर कि वो मैपिंग अच्छे से रहे। एंड नंबर 2 के स्कूल एंड आप उसको पर्सनल जो कराते हो वो इट विल नॉट इंटरफियर एट ऑल, क्योंकि स्कूल उसको साइट वर्ड सिखाएगी विच इज ऑल्सो वन वे टू लर्न, और आप उसको फोनिक तरीके से कराओगे विच वुड बी अनदर वे टू लर्न। सो बोथ वुड नॉट इंटरफियर। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग बोथ, हेल्प द चाइल्ड टू डिसाइड विच वे ही फाइंड्स इट इजियर, उसको क्या आसान रहता है। अगर बच्चा बोलेगा अरे मम्मी ये तो कितना तूने इजी करके दे दिया, which means he is liking this pattern. Sure, thank you so much. So if the word is book, b, u, k, so बच्चे को आप उसको explain करोगे कि it is a short sound or a long sound of u, and अगर बच्चे को वो समझ आ जाता है, तब वो book जो स्कूल में उसको साइट वर्ड कराते हैं, इसको book 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 book, तब वो बच्चा उसको beautifully comprehend करके spelling बना पाएगा. So phonics will give him understanding. Sure, thank you so much, sir. Welcome. थैंक यू डॉक्टर मिहिर पारेख। हम आशा करेंगे ऐसे ही आपको हर महीने मिलने के लिए, और आई एम श्योर आज तो बहुत सारे टेक अवेज हैं और हमारे पेरेंट्स आज बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच ये वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू। Actually, may I say something? Yes, sure. Thank you so much, Dr. Parekh. Wonderful session. और पेरेंट्स, आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि हर महीने डॉक्टर मिहिर पारेख उनका कीमती समय हमारे साथ बिताने वाले हैं। सो वो हमारे साथ एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स करने वाले हैं हर महीने।
आपको डिटेल्स, जूली और बेरोज आपको डिटेल्स भेजेंगे, एंड वी आर रियली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दिस। सब पेरेंट्स को बहुत बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you all the parents for listening to me. Thank you.